हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। स्वागत है आपका इस वीडियो में जहां हम कवर करेंगे प्लेसेस इन न्यूज़ को, यानी वो सारी जगहें जो न्यूज़ में रही और जो आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है, हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ये एक वर्ल्ड मैप है जिसका हम हर बार प्रैक्टिस के लिए इस्तेमाल करते हैं। और मेरा आपसे फिर वही सवाल होगा कि जो भी चीज़ें आज हम पढ़ें उनको आप जाकर इस ब्लैंक वर्ल्ड मैप पे मार्क ज़रूर करें, या फिर आपके पास जो एटलस है उसका इस्तेमाल करें, उससे चीज़ों को मार्क करें और उनको एक साथ एक ही वर्ल्ड मैप पे मार्क कर लें, ताकि जब आपको रिवाइज करना पड़े तो आप एक बार में रिवाइज कर सकें। मेरा आज आपसे सवाल है कि अफ्रीका के रीजन में 3 प्लेट्स यहाँ मिलती हैं और हॉर्न ऑफ अफ्रीका के पास ही एक ट्राइंगल बनता है। उस ट्राइंगल का नाम पता है क्या है आपको? नहीं पता तो अभी पता लग जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की डिस्कशन। सबसे पहले कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। न्यूक्लियर पावर रिएक्टर बहुत न्यूज़ में रहते हैं। आप मुझे ये बताइए कि इन तीनों स्टेटमेंट में से कितनी स्टेटमेंट सही हैं? न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स एमिट ह्यूज अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज एंड लिक्विड वेस्ट while operating. The volume of liquid gas generated at boiling water reactors are significantly higher than the pressurized water reactors. Bituminization is a technique widely used to manage liquid waste generated at the power plants. आप मुझे बताइए इनमें से कौन से ऑप्शन सही हैं? अब अगर आप नॉर्मली इसको सॉल्व करेंगे, आप कहेंगे ये क्वेश्चन कुछ ज़्यादा टेक्निकल है तो इसके बारे में उतनी जानकारी नहीं है। लेकिन अगर आप तीनों स्टेटमेंट्स को ध्यान से पढ़ें तो पहले लिखा है कि भाई न्यूक्लियर पावर प्लांट एमिट अ लॉट ऑफ जीएचजीज। हम न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाना ही क्यों चाहते हैं? ताकि जो ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन हमारे थर्मल पावर प्लांट से होती है, जिनसे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन फैलता है, उसको हम कम कर सकें। तो अगर ये ज़्यादा जीएचजी बनाएंगे तो हम इनका इस्तेमाल ही क्यों करेंगे? और इसीलिए इसमें से पहला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो जाता है। बाकी बचते हैं 2 स्टेटमेंट। अब आमतौर पे मैं क्वेश्चन आपके साथ सॉल्व नहीं करता, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा टेक्निकल सा लग रहा है, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आपको समझाऊं। दूसरा क्वेश्चन देखो, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड वेस्ट जनरेटेड एट बॉइलिंग वाटर रिएक्टर्स आर हायर देन एट प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर्स। अब यहाँ आपको थोड़ी सी टेक्निकल समझ की ज़रूरत है। न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो गैसेस के थ्रू जब आप जनरेट करते हैं, बॉइलिंग करते हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। और इसीलिए इंडिया भी PWRs की तरफ बढ़ रहा है फ्रॉम बॉइलिंग वाटर रिएक्टर्स। तो ये जो शिफ्ट है ये इसलिए होता है कि इस बॉइलिंग वाटर रिएक्टर में वेस्ट ज़्यादा जनरेट होता है, जबकि गैसेस का इस्तेमाल जब होता है तो वेस्ट जनरेशन कम होता है। और बिटुमिनाइजेशन बिल्कुल एक तकनीक है जिसका इस्तेमाल न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स में किया जाता है। लेकिन यहाँ पहला स्टेटमेंट अगर आप पढ़ें तो वहीं से आपका ये एक तरह से क्लैरिटी एक मिलती है कि भाई किस तरह वाटर रिएक्टर्स काम करते हैं, न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब मेरा सवाल ये है कि अगर आपको ये पता है तो क्या आपको पता है कि न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप कौन से हैं, IAEA क्या है, क्या एक एनर्जी समिट हाल में हुई है, वो सब पढ़ेंगे अभी। प्लस एक क्वेश्चन इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी के बारे में। पहली बात, क्या है ये ISA? आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। क्या इंडिया इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी का मेंबर है? क्या ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन UNEP के अंदर काम करती है? क्या ये रूल्स बनाती है कॉमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन का डीप सी से? और क्या ये सीबेड की सारी चीज़ों को रेगुलेट करती है जो कि नेशनल ज्यूरिसडिक्शन के बाहर है? अब अगर एक बात बताइए कि अगर आपको ISA के बारे में पता है तो क्या है ISA, जानेंगे आज के वीडियो में। सबसे पहले खबर शुरू करते हैं ISARC से। ISARC ने एक नया राइस जिसके अंदर लो मीथेन इमिशन है उस पर काम करना स्टार्ट कर दिया है। पहली बात, इंडिया में ISARC कहाँ पर है? तो वाराणसी में है। याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। वैसे नॉर्मली ये इंस्टीट्यूट फिलीपींस में है, साउथ एशिया में, जो एशिया में डेडिकेटेड है राइस कल्टीवेशन के ऊपर में। अब पहली चीज़ समझो कि राइस जब कल्टीवेट होता है उसमें मीथेन का इतना ज़्यादा मात्रा में क्यों उत्सर्जन या इमिशन होता है। जब आप राइस को कहीं प्लांट करते हो, अगर आपने चावल के खेत देखे होंगे, धान के खेत टू बी स्पेसिफिक, तो वहाँ वो फसल जब खड़ी होती है उसको काफ़ी समय तक पानी चाहिए होता है। और जब पानी वहाँ जमा होता है तो वहाँ काफ़ी मात्रा में मीथेन का जनरेशन होता है। याद रखिए, एज अ क्रॉप राइस रिक्वायर्स अ लॉट मोर वाटर। धान, पैडी जिसे हम कहते हैं, पैडी पहले एक धान की फसल होती है, फिर उससे चावल बनता है। जब उसे मिल लेके जाते हैं तब, तो जो धान की खड़ी फसल होती है वो बहुत ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट लेता है। जो उनके खेत होते हैं उनमें पानी जमा भी रहता है, तो काफ़ी ज़्यादा मीथेन का वहाँ पर इमिशन होता है। और इसीलिए अब एक ऐसे वो राइस के क्वालिटी या एक ऐसे कैटेगरी के ऊपर बात हो रही है जहां इमिशन कम हो। तो पहली बात क्या है? तो IRRI मतलब इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये बेसिकली बेस्ड है फिलीपींस में, लेकिन साउथ एशिया में भी इसका सेंटर खोला है। जो आपका कहाँ पर ऑपरेट करता है अभी साउथ एशिया में, एक आपका वाराणसी में ऑपरेट करता है, जो रिसेंट खोला था। तो वाराणसी में इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर ही बात चल रही है लो मीथेन इमिशन वाले राइस को डेवलप करने की। तो ISARC क्या है?
ये आपको पता होना चाहिए। IRRI क्या है, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो पहली बात तो ISARC होगा क्या, आपके मन में दिमाग में सवाल होगा। मतलब ये कुछ नहीं है जो आपका मैंने बताया आपको कि एक IRRI है, मतलब इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो फिलीपींस में बेस्ड है। इसका जो साउथ एशियन रीजनल सेंटर है, इसी को कहते हैं, वो है ISARC, मतलब IRRI साउथ एशिया रीजनल सेंटर, इसकी शॉर्ट फॉर्म है ये है ISARC। तो इसका जो रीजनल सेंटर है उसे हम कहते हैं ISARC, जो वाराणसी में बेस्ड है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। साउथ एशियन रीजनल सेंटर ये रहा एग्जाम्पल। ठीक है, तो इन्होंने हाल ही में 2 एग्रीमेंट भी किए थे कि भाई किस तरह स्टोर डेवलपमेंट के ऊपर काम किया जाए, फूड सिक्योरिटी, ताकि साउथ एशिया की डेवलप हो, राइस बेहतर क्वालिटी और बेहतर मात्रा में हम उपजा पाएं। अगला क्वेश्चन है ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स के बारे में। अब ये आपके दोस्तों का समूह है क्या? नहीं, बिल्कुल भी आपके दोस्त नहीं। असल में कई सारी कंट्रीज का एक ग्रुप है, 40 कंट्रीज का भी टू बी स्पेसिफिक, जो साथ मिलके एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाते हैं जिससे कि जो भी अगर कहीं पर पीस कीपिंग फोर्स है, कहीं पर अगर बचाने के लिए UN की पीस कीपिंग फोर्स गई है, तो उनके खिलाफ जो क्राइम्स होते हैं, कई जगह उनको काफ़ी ज़्यादा खतरा झेलना पड़ता है, उनके खिलाफ काफ़ी लोग हमले कर देते हैं, तो उनको सेफगार्ड करने के लिए जो लीगल प्रोविजंस होनी चाहिए, ये उसकी बात करता है। कुछ ऐसे इलाके से सूडान की हम बात कर लें, या अगर हम म्यांमार की भी बात कर लें, अफ्रीका की कई दारफुर का रीजन है अफ्रीका में, वहाँ की बात कर लें, या इथियोपिया में भी कुछ ऐसे इलाके थे जहाँ थोड़ी ऐसी दिक्कतें आई थी, जहाँ पर पीस कीपिंग फोर्सेस जाती हैं UN की, उसमें इंडिया एक की कंट्रीब्यूटर है। तो ऐसे जो लोग जाते हैं उन्हें कहते हैं हम क्या, पीस कीपिंग फोर्स के लोग ही कहते हैं। लेकिन उनके लिए जो लीगल फ्रेमवर्क बनाना चाहिए, कैसे उनको कोई नुकसान ना पहुंचाए, इसको लेकर ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स की एक 40 मेंबर स्टेट्स का एक ग्रुप बना, ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स। उसको लेकर इंडिया ने एक नया डेटाबेस तैयार किया है कि कैसे जो उनके खिलाफ क्राइम्स होते हैं उनको मॉनिटर किया जा सके। ये 2002 में स्टार्ट किया था, और इसमें इंडिया, बांग्लादेश, इजिप्ट, फ्रांस, मोरक्को और नेपाल को चेयर्स हैं। अब नेपाल और बांग्लादेश का नाम सुन के आप सोचते हो कि अक्सर ये लोग ऐसी जगहों पर नहीं आते यहाँ पर, क्योंकि पीस कीपिंग फोर्सेज में बांग्लादेश से काफ़ी पीस कीपिंग फोर्सेज के लोग जाते हैं जो उनकी आर्मी से होते हैं, इसीलिए उनका एक बड़ा रोल है, और इवन नेपाल से भी। तो अगर हम बात करें पहली बात कि इनसे जुड़ा हुआ एक टर्म है, ये है ब्लू हेलमेट। तो ब्लू हेलमेट कौन लोग होते हैं? ब्लू हेलमेट वो लोग होते हैं जो पीस कीपिंग फोर्सेज में UN के जाते हैं, उन्हें हम ब्लू हेलमेट्स कहते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए ब्लू हेलमेट इज रिलेटेड टू व्हाट, तो इट इज रिलेटेड टू UN पीस कीपिंग फोर्सेज। ऑल्सो ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स इज रिलेटेड टू व्हाट, तो इट इज रिलेटेड टू UN पीस कीपिंग फोर्सेज, जिसके लिए लीगल फ्रेमवर्क पे बात करने के बाद इंडिया ने शुरू करी है। आई होप आपको ये समझ आ गया हो। अगला क्वेश्चन बात करता है एनर्जी समिट के बारे में। पहली बार एक न्यूक्लियर एनर्जी समिट हुई ब्रसेल्स में, जिसमें दुनिया के 30 देश और इंडिया भी गया था, और EU, ये सब पहुंचे पहली बार एक ग्लोबल समिट करने, जहां पूरा का पूरा फोकस किसके ऊपर है? न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर। अब न्यूक्लियर एनर्जी डेवलपमेंट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए? तो आपको चाहिए यूरेनियम। यूरेनियम डेवलप आप कैसे करेंगे ये भी आपको पता होना चाहिए। तो यूरेनियम को आप पहले इंपोर्ट करोगे, फिर अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट में डालोगे, फिर आप उससे एनर्जी जनरेट करोगे। तो अक्सर उसी यूरेनियम से लोग न्यूक्लियर बॉम्ब भी बना लेते हैं। तो उसको ओवरसी करने के लिए एक अथॉरिटी होती है, उसका नाम है IAEA। IAEA क्या होती है, NSG क्या होता है, NPT क्या होता है, काफ़ी कंफ्यूजिंग चीज़ें हैं, राइट, न्यूक्लियर एनर्जी से जुड़ी हुई। तो आइए पहले वो समझते हैं। पहले बात ये हुआ क्या है, दुनिया में पहली बार एक वर्ल्ड में हाई लेवल न्यूक्लियर एनर्जी की समिट हुई है, और इसका मतलब कि अब हम न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर फोकस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा क्लीन एनर्जी जनरेट करके देता है, उतना इसमें इमिशन नहीं होता, ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन नहीं होता, जो हमारे क्वेश्चन में हमने पहले ही देखा। अगला सवाल कि ये सब मेजरली लीड कौन करता है? तो ये काम IAEA का होता है, मतलब इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, IAEA। ठीक है, अब इन्हीं IAEA का एक और बड़ा इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव था जो न्यूज़ में रहा था पहले, वो था एटम्स फॉर नेट ज़ीरो। यानी ऐसा इनिशिएटिव है कि जो IAEA के मेंबर स्टेट्स हैं वो न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल करके अपना जो इमिशन है उसको ज़ीरो तक पहुंचा दें। यानी बिल्कुल भी आप जो नया न्यूक्लियर इमिशन है वो कम करो, जो आपका इमिशन है GHG का, ग्रीन हाउस गैसेस का, बहुत कम हो, क्लाइमेट पर प्रभाव कम हो। तो इसके लिए एटम्स फॉर नेट जीरो की बात की जाती है। यानी हम सुनते हैं कि दुनिया भर के देश अब नेट जीरो इमिशंस की ओर जाना चाहते हैं कि नया उत्सर्जन जो है वो कम किया जा सके, कार्बन में पोल्यूशन दुनिया में कम हो। तो इसीलिए जो IAEA का इनिशिएटिव है उसका नाम है एटम्स फॉर नेट जीरो, अगेन अ क्लीनर फ्यूल। IAEA नहीं की वेबसाइट पर ही मेंशन था कि पहला एक एनर्जी समिट हुई है, तो ये इस दुनिया को बदल सकता है। लेकिन IAEA है क्या और क्या कहानी है ये? तो एटम्स फॉर जीरो इनिशिएटिव किसका है? IAEA का। तो पहले समझे IAEA क्या है क्या, और NSG का क्या इसमें खेल है। तो IAEA मतलब दुनिया में एक सेंटर फॉर न्यूक्लियर कॉपरेशन है जो दुनिया में सेफ और पीसफुल
आईएईए की शुरुआत जो हुई थी वो 1957 में हुई थी, यूएन सिस्टम के अंदर ही, ठीक है। तो ये करता क्या है, जैसे कहीं रिएक्टर है उसकी मॉनिटरिंग हो गई, इंस्पेक्शन हो गया, कहीं यूरेनियम चोरी होकर कहीं कोई अपने एटॉमिक वेपन्स तो नहीं खड़े कर रहा, कहीं इससे वेपन्स तो नहीं बन जाएंगे। तो इसलिए ये वो एजेंसी है जो इंश्योर करती है कि एनपीटी यानी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, जिसके तहत अगर आप साइन करते हो तो आप कहते हो कि आप न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाओगे, वो सिग्नेटरी आप हो कि आप न्यूक्लियर वेपन्स प्रोलिफरेशन नहीं करोगे, उससे वेपन्स नहीं बनाओगे। तो ये एजेंसी ध्यान रखती है कि कोई न्यूक्लियर वेपन्स बना ना रहा हो, कोई यूरेनियम चोरी ना कर रहा हो, कोई छुप छुप कैसे काम ना कर रहा हो, तो वो देखने का काम आईएईए करती है। ये तो हो गया इंस्पेक्शन का काम कि रिएक्टर खुलते ही रिएक्टर के अंदर कोई चोरी ना हो, कोई कहीं से सामान इलीगली यूज़ ना करे। लेकिन यूरेनियम आएगा कहाँ से और कैसे देश इसके लिए तैयार होंगे? तो देखिए, दुनिया भर के जो सप्लायर है ना वो एक साथ है, यानी 48 कंट्रीज दुनिया में मेनली जो आपको न्यूक्लियर रिलेटेड जो भी टेक्नोलॉजी चाहिए, यूरेनियम चाहिए, तो उनका एक ग्रुप है 48 नेशंस का, जिसे हम कहते हैं एनएसजी, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। ये 1974 में बन के खड़ा हुआ था, जब इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किए थे उसके बाद, कि भारत ने न्यूक्लियर टेस्ट कर लिए हैं, अब और देश न्यूक्लियर टेस्ट ना कर पाए, इसलिए हम एक ऐसा ग्रुप बनाते हैं जो तभी आपको जो आपको सप्लाई करेगा जब आप या तो एनपीटी पे साइन कर दो, तब जाकर आपको हम यूरेनियम देंगे एनर्जी बनाने के लिए, वरना आप यूरेनियम का वेपन बना लोगे, इसलिए हमें मंजूर नहीं है। तो इंडिया काफ़ी समय से कोशिश कर रहा था कि हमें एनर्जी की मेंबरशिप मिल जाए ताकि हमें बेहतर तरीके से जो न्यूक्लियर एनर्जी है वो डेवलप कर पाएँ, लेकिन भारत को मिल नहीं रहा था। तो ये जो एनर्जी का ग्रुप है, ये असल में दुनिया के जितना न्यूक्लियर ट्रेड होता है, जो उसको लेकर जो भी नियम बनते हैं, किस तरह किसी को प्रोवाइड किया जाएगा, वो देखने का काम इंडिया ही करता है। तो इसलिए इंडिया चाहता है कि इसमें जा सके, क्योंकि इससे फ़ायदा ये है कि इंडिया को पहले तो यूरेनियम इजीली मिल पाएगा, जो टेक्नोलॉजी है उसका और एक्सेस मिल पाएगा, प्लस दुनिया में जो आगे जाकर नियम बनेंगे, रूल्स बनेंगे, रेगुलेशंस बनेंगे, उस पर भी इंडिया का एक बड़ा महत्व होगा। क्योंकि अभी इंडिया बिना एनपीटी पे साइन किए ही एनर्जी से न्यूक्लियर जो ये देश है, इनसे आप जो यूरेनियम है इंडिया ले सकता है। इसकी वजह इसलिए है क्योंकि इंडिया को वेवर मिला था। वेवर कब मिला था? जब इंडिया ने 2008 में यूएसए के साथ एक न्यूक्लियर डील की थी, उसके बाद इंडिया को एक वेवर मिल गया था। उसके बाद लगातार इंडिया बाकी देशों से यूरेनियम खरीद सकता है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, कनाडा हो, कजाकिस्तान हो या इवन यूएसए हो। अब बात यह है कि भारत न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का भी हिस्सा बनना चाहता है, ताकि भविष्य में जो इसको लेके नियम बने, अथॉरिटी बने, वहाँ पर इंडिया का भी कंट्रोल रहे। लेकिन एनएसजी में इन 48 कंट्रीज़ के ग्रुप में एक देश बैठा है चाइना, जो इंडिया को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता। तो इंडिया को अगर एनएसजी का मेंबर बनना है तो सभी लोगों को इंडिया का सपोर्ट करना पड़ेगा, या फिर इंडिया एनपीटी को साइन करे। एनपीटी के अंदर असल में जो 5 देश हैं, इन्हीं को न्यूक्लियर एनर्जी बनाने की, न्यूक्लियर वेपन्स बनाने का राइट है, जैसे चाइना, यूएसए, यूके, रशिया और फ्रांस। इंडिया हालांकि न्यूक्लियर पावर है, पर ये इसको मान्यता नहीं देते, और इसीलिए इंडिया अगर यहाँ एंटर करता है तो इंडिया की पावर बढ़ेगी। ऑलरेडी इंडिया को एक वेवर मिला हुआ है कि बिना एनपीटी साइन किए भारत को यूरेनियम मिलता है, लेकिन भारत एनएसजी में एंटर करना चाहता है, और वहाँ चाइना इंडिया को रोकने की पूरी कोशिश करता रहता है। इसके अलावा टर्की, न्यूजीलैंड, आयरलैंड और साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रिया जैसे देश भी भारत को रोकने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि अगर भारत को एंट्री मिल गई तो और देश भी शायद ऐसा कुछ करने की तैयारी कर लें। तो इसलिए इंडिया चाहता है अंदर आना, लेकिन थोड़ी दिक्कत आ रही है। इसके अलावा जो इंडिया क्या कर सकता है कि इंडिया लगातार बाकी देशों के साथ मिलकर पुश कर सकता है कि इसको एनएसजी की एंट्री मिल पाए। तो अब आई थिंक आपको पता लग गया होगा क्या तरीका है, कैसे हम न्यूक्लियर एनर्जी को शिफ्ट करना चाहते हैं। पहले आपको यूरेनियम चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, और बाकी जो देश आपको सप्लाई कर रहे हैं वो कोई रोक ना लगाएं, और आईएईए आपके अंदर आके देश में उसको इंस्पेक्ट ही कर पाए, ताकि पता रहे कि हाँ भाई, ये इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर है। आई होप चारों चीज़ें क्लियर हो गई। एनपीटी क्या है? सिग्नेटरी, कि भाई आप अब न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाओगे। आईएईए क्या है? एजेंसी जिसका ध्यान रखती है, इंस्पेक्शन का काम करती है। इंडिया को न्यूक्लियर वेवर मिला था 2008 में जब डील हुई थी इंडिया यूएसए की तब। और एनएसजी क्या है? न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप है, जिसमें 48 कंट्रीज़ हैं। ये तीनों चीज़ें हमने समझ ली। अब आगे बात करते हैं ऐसे कुछ और। इंडिया चाहता है कि इंडियन ओशन में एक मेटल को ढूंढना जाए और वहाँ से निकाला जाए कोई मिनरल। तो इसके लिए भारत चाहे बिल्कुल समुद्र के नीचे जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। जो इंटरनेशनल बॉडीज़ होती हैं, जो इंटरनेशनल देश होते हैं, जैसे मान लो इंडिया है, ये इंडिया के आसपास सागर का किनारा है, समुद्र का किनारा है, तो यहाँ से 200 नॉटिकल माइल्स तक भारत का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, यानी वो इलाका जहाँ भारत जाकर खनन कर सकता है, चीज़ें निकाल कर। जैसे इस सी बेड में 200 नॉटिकल माइल तक कोई भी समुद्र के नीचे ज़मीन को खुदाई के अंदर कोई गैस मिले, कोई मिनरल मिले, तो वो भारत का होगा।
उसी प्रकार से हर देश के 200 नॉटिकल माइल तक बाउंड्री होती है, इसे कहते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। लेकिन क्या होगी अगर आप इससे बाहर जाकर वहां जो समुद्री इलाका है उससे कुछ निकालना चाहें? तो देखिए 200 नॉटिकल माइल्स के बाद का इलाका कहलाता है ओपन सीज, यानी खुला समुद्र है, वो सबका है, वो ग्लोबल कॉमन्स उसे कहते हैं। तो अगर यहाँ पर आपको कोई भी खनन करना है या कोई खनिज निकालना है या कोई मिनरल निकालना है तो आपको एक अथॉरिटी के पास जाना पड़ता है, जो है इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी। फॉर एग्जांपल मान लो ये जो रीजन है, ठीक, 200 नॉटिकल माइल का इनका हिस्सा है, इसके बाहर अगर मान लो ये देश है, इसको यहाँ जाके अगर इस रीजन में अगर जाके एक्सप्लोर करना है या फिर यहाँ कोई देश आके एक्सप्लोर कर रहा है मिनरल्स को, तो वो कैसे करेगा? तो उसके लिए एक बॉडी है ISA, इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी, जहाँ आप जाके अर्जी दोगे तब वो आपको परमिट देंगे, तब जाकर आप खनन कर सकते हो। ये कहानी है इसकी, ठीक है। अब पहली बात ये है क्या, तो 167 कंट्रीज़ का एक ग्रुप है ISA, जो इसको अलग से देखता है, जो बजट अप्रूव करता है, जो टेक्नोलॉजी अप्रूव करता है, जो देखता है कि कोई भी पॉलिसी, कोई भी एक्सप्लॉइटेशन इस तरह से ना हो, मिनरल्स का निकालना ऐसे ना हो कि उससे समुद्र को और पर्यावरण को नुकसान पहुंचे। वरना सबको लगेगा समंदर है भाई, पूरी समुद्र को ही खोद डालो, जो है जहाँ से निकाल लो, किसको किसकी पड़ी है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए ये बॉडी है ISA, यानी इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी, जो ये कार्य करती है और देखती है किस तरह से चीज़ें अप्रूव हो। तो ये किस चीज़ का काम करेगी, इसको देखने का। और दूसरी बात, भारत कहाँ देखना चाह रहा है? भारत अभी कार्ल्सबर्ग रिज के आसपास एक्सप्लोर करना चाहता है। कार्ल्सबर्ग रिज कहाँ पर है? इंडिया, यहाँ आपको मेडागास्कर दिख रहा है, इस रीजन में यहाँ पर कहीं, अब देखो तो सी के पास ये जो रीजन है इसे कहते हैं कार्ल्सबर्ग रिज। तो इसी रिज के पास इंडिया एक्सप्लोर करना चाहता है मिनरल्स को, ठीक है। आगे जब हम बात करें ना इस रीजन की, यहाँ पर है कार्ल्सबर्ग रिज, लेकिन यहाँ इधर एक और चीज़ है, वो क्या है वो जानते हैं। दुनिया का छठा ओशन बनने की तैयारी हो सकती है, क्योंकि अफार ट्रायंगल जो है वो शायद टूट सकता है। अब सवाल यह है कि अफार ट्रायंगल कहाँ पर है? हमने देखा कार्ल्सबर्ग रिज, तो ये कहाँ पर है? समुद्र के नीचे है। ये आपको जो आपका गल्फ ऑफ एडन है उसके ठीक नीचे, यहाँ हॉर्न ऑफ अफ्रीका आप देख रहे हैं, इसके साइड में यहाँ से ये कहते हैं इसको हम द कार्ल्सबर्ग रिज। यहाँ पर इंडिया एक्सप्लोर करना चाहता है, इसलिए इंडिया ISA में परमिशन ले रहा है। लेकिन ठीक इसके ऊपर जो इलाका है ईस्ट अफ्रीका का, वहाँ पर आता है अफार ट्रायंगल, जो टूट के अगर अलग हुआ तो एक नया ओशन बन सकता है, क्योंकि वहाँ पर देखने ज़मीन इस तरह टूट के अलग होती जा रही है। तो कहाँ है अफार ट्रायंगल? पहले ये देखिए, ये यमन है, मतलब जो आप ग्लोबल वर्ल्ड का देखो तो ये रहा ना, ये आपका इंडिया यहाँ पर, और ये रहा आपका हॉर्न ऑफ अफ्रीका, और यहाँ इधर ये रीजन है, इसे हम कहते हैं, ये रीजन है जिबूटी का। यहाँ जिबूटी है, जिबूटी के पास ये एक अफार ट्रायंगल है। अफार ट्रायंगल क्या होता है? सोमालिया, जिबूटी, इरिशिया, यहाँ पर ये रेड सी के पास जो इलाका है इसे कहते हैं अफार या फिर कफार ट्रायंगल, ठीक। क्या चीज़ है ये? तो असल में 3 टेक्टोनिक प्लेट्स यहाँ पर बनती है। देखो, इंडियन प्लेट, अरेबियन प्लेट हो गई, और यहाँ इन प्लेट्स के बीच में, ठीक है, जो रीजन है रिफ्ट सेट सिस्टम में, वो कहलाता है अफार ट्रायंगल। तो यहाँ जो टूट रहे हैं ये प्लेट्स, तो इससे हो सकता है निकल जाए और यहाँ एक और ओशन क्रिएट ना हो जाए, इसका डर है। तो ओशन क्रिएशन की बात तो मिलियन से फिर बात होगी, तो हम सब तो बचेंगे नहीं तब तक। लेकिन हमें इतना पता होना चाहिए भाई अफार ट्रायंगल कहाँ पर है, तो जिबूटी और इथियोपिया के रीजन में है। और ये जोलॉजिकल एक फिनोमेना है, यानी ये 3 अलग अलग प्लेट्स हैं, ये जहाँ पर मिलती हैं, यहाँ पर ये अफार ट्रायंगल है, यहाँ पर ज़मीन कट रही है, तो हो सकता है 1 मिलियन साल में या 5000 सालों में यहाँ पर एक और ओशन क्रिएट हो जाए। तो ये अफार ट्रायंगल कहाँ, पहले हमने ये समझा। यहाँ पर कार्ल्सबर्ग रिज है, ये हमने समझा इधर समुद्र के नीचे, जिसको इंडिया एक्सप्लोर करना चाहता है। इसके लिए किसके पास गैंड है? ISA, यानी इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी के पास। तो ये बेसिक हमने ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट समझे। अब यहाँ जब आप पढ़ रहे हो ना, तो एक इंपॉर्टेंट यहाँ लेक भी है, वो कौन सी है वो भी जान लीजिए। वो है लेक असाल। लेक असाल और एक लेक अब्बे, दोनों यहाँ पर है। लेक अब्बे असल में इथियोपिया और जिबूटी की बाउंड्री भी शेयर करती है, यहाँ पर लेक अब्बे है। और ये लेक असाल इज इन टोटली इन जिबूटी। जिबूटी वो जगह है जो दुनिया के सारे बड़े बड़े देश अपने क्या बना के बैठे हैं, अपने आर्मी का बेस बना के बैठे हैं, चाहे वो USA हो, चाहे वो चाइना हो। तो इनका, चाइना का पहला जो ओवरसीज कहीं पर मिलिट्री बेस था तो वो जिबूटी में ही। जिबूटी में आप पैसे देके आप चाहो तो अपना भी बेस खोल लो, ऐसी कहानी है। तो ये बात थी जिबूटी के बारे में, लेक असल के बारे में, कार्ल्सबर्ग रिज के बारे में, और अफार ट्रायंगल के बारे में, कहाँ पर है, किस तरह किस जगह लोकेटेड है, हमने ये समझा। तो ये था आज का वीडियो, जहाँ हमने मेजरली जो मेन की डेफिनेशन है जगहों की वो हमने समझ ली है। अब एक चीज़ बच रही है, हमने समझा था क्रॉपिंग ग्रुप के बारे में, इंस्टीट्यूट के बारे में, जो फिलीपींस बेस्ड है, जिसका एक सब सेंटर वाराणसी में भी खोला था। लेकिन उड़ीसा में एक क्रॉपिंग पैटर्न भी फॉलो होता है।
जिसे कहते हैं पायरा क्रॉपिंग पैटर्न, जो अगेन वहाँ हमने क्या बात की थी, वो लोग ऐसी टेक्नोलॉजी बना रहे हैं जिससे लो इमिशन हो मीथेन का, ऐसा वो क्रॉपिंग पैटर्न बनाना चाहते हैं। लेकिन क्या भारत में ऐसी खुद की कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, कुछ ऐसा पुराना पद्धति नहीं है, तो उसको लेकर ये एक अब लो इमिशंस को लेकर उड़ीसा में असल में एक तरीके से क्रॉपिंग होती है, इसे कहते हैं पायरा क्रॉपिंग पैटर्न। तो हम पैरीज की बात नहीं कर रहे जो घास के मैदान होते हैं, ये पायरा क्रॉपिंग पैटर्न है। तो पायरा को आप पाइका रीजन से भी एसोसिएट कर सकते हो, जिस रीजन का एक क्या इतिहास है पाइका का, मुझे बताइए। पाइका रिबिलियन आपने पढ़ा होगा। तो पायरा क्रॉपिंग पैटर्न में क्या होता है कि मान लो जब आप धान की फसल बोते हो ना, तो वहाँ बहुत पानी चाहिए होता है। तो जब वो इनिशियल फेज में होता है, उसी के साथ साथ आप वहाँ पर एक कोई और क्रॉप भी ग्रो देते हो, क्योंकि पानी होता है। तो उसमें आप दाल की फसल आपने लगा दी, तो उससे होता ये है कि जब वो दाल की फसल वहाँ पे लगी तो उसको जो पानी है उससे फ़ायदा मिल जाता है। तो इसे कहते हैं पायरा क्रॉपिंग पैटर्न, जो एक क्लाइमेट रिजिलियंट क्रॉपिंग पैटर्न है। कहाँ मिलता है? उड़ीसा में। फिर से क्लियर समझाता हूँ क्या होता है। इसमें होता ये है कि जब चावल की हार्वेस्टिंग होती है, यानी चावल को जब आप निकालते हो, तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नमी रहती है। तो उस नमी में अगर आप कुछ समय के लिए दाल या फिर ऑयल सीड की क्रॉप को बो दो, तो उसको उससे फ़ायदा मिलता है और वो बड़े हो जाते हैं बिना किसी एडिशनल आपको वहाँ पर एफर्ट्स लगाए। यानी जो राइस क्रॉप हार्वेस्टिंग के टाइम में जो मॉइस्चर था, उसी पीरियड में आपने एक और क्रॉप बो दी, तो उसको भी इसका फ़ायदा मिल जाएगा। तो ये एक तकनीक है जो उड़ीसा में जिस हिसाब से खेती होती है, जो एक क्लाइमेट रिजिलियंट तकनीक है, इसका ही नाम है पाइका। तो आई होप आपको ये पता लग गया। उड़ीसा कहाँ पर है ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत है गैस नहीं है। तो आई होप अब आप समझ चुके हैं इन सब चीज़ों के बारे में। अगर आपको PDF चाहिए और ऐसा ढेर सारा कंटेंट चाहिए, तो आप जा सकते हैं PW ओनली IAS ऑफिशियल के टेलीग्राम चैनल पे, जिसका ये रहा QR कोड, ये रहा इसका एड्रेस PW ओनली IAS ऑफिशियल, और आप इसे ज्वाइन कर इन सभी चीज़ों का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैप पे जाके दोबारा मार्क करना मत भूलिए इन सभी जगहों को। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।